अस्सलामुअलैकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टेट जो कि हम लोग प्रीवियस ईयर 2017 का टेट का हुआ था उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। 5 वीडियोस में मैंने 100 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करेंगे। आज का ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा। 5 वीडियो में मैंने बाकी के 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप चाहे तो जाकर मेरे चैनल FH2 क्लासेस पर पिछली 5 वीडियो देख सकते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, चूज द एनालॉगस वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इंडिया इज़ रिलेटेड टू दिल्ली इन द वे एज पाकिस्तान इज़ रिलेटेड टू। यानी दिए गए मुतबादिल से मुताबिक लफ्ज़ का इंतखाब करें। भारत का रिश्ता दिल्ली से वही रिश्ता है जो पाकिस्तान का डैश से है, या भारत हाँ दिल्लीशी निगड़ीत आहे जैसा पाकिस्तान। तो अब पाकिस्तान, दिल्ली और भारत में क्या रिलेशन है? तो दिल्ली जो है वो क्या है? कैपिटल है। क्या है? दिल्ली इंडिया का कैपिटल है। तो उसी तरह अब हमको ये चूज़ करना होगा कि पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? इस्लामाबाद होगा। इस्लामाबाद यहाँ पर इसका ऐसे ही रिलेशन वाले क्वेश्चंस आपको चेंज करके दे सकता है कि दो के बीच में आपको कुछ तो भी रिलेशन बताएगा और फिर थर्ड वाला ऑप्शन आपको ब्लैंक देगा। आपको उसके हिसाब से उन दोनों का रिलेशन, फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन पहचान कर आपको थर्ड वाले का जो रिलेशन है वो फोर्थ से किस तरह होगा वो सिलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 102, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बता दी हूँ कि मैं मैथमेटिकल रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन को मैं एक वीडियो में कवर करूँगी। तो इस क्वेश्चन को यही छोड़ते हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली कोई एक वीडियो में आपको इस सेट के जितने भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं वो सब देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 103 है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट X Jayant walked 15 meters toward west. He turned left and walked 20 meters. He then turned left and walked 15 meters. After this, he turned to his right and walked 12 meters. How far is now Jayant from X? अभी हम जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पहले फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फाइंड आउट करेंगे कि जो जयंत है वो X से कितनी दूरी पर है। उर्दू के क्वेश्चंस में प्रिंटिंग में कुछ मिस्टेक्स है, मतलब सही से क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम इंग्लिश वाले को ही रेफ़र करेंगे। तो अब हम सपोज़ हम यहाँ पर ले लेंगे X। अब X से स्टार्ट करने के बाद 15 मीटर टूवर्ड वेस्ट, तो ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। मैं फिर से ड्रॉ कर लेती हूँ। ये X है, ये इसका ईस्ट, ये वेस्ट। तो वेस्ट की तरफ निकला वो कितना? 15। देन ही टर्न लेफ़्ट, अब वो इस साइड में जा रहा है तो ये उसका राइट हो जाएगा, ये उसका लेफ़्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आया वो कितना आया? 20 मीटर। कितना आया वो? 20 मीटर। अब इस साइड उसका फेस है, इस साइड इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। देन ही टर्न लेफ़्ट, तो उसका लेफ़्ट इस साइड में होगा और अगेन कितना गया वो? 15 मीटर। आफ्टर दिस, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका राइट ये साइड में हो जाएगा और लेफ़्ट ये साइड में होगा। ही टर्न टू हिज राइट, यानी इस साइड में वो मुड़ गया। कितना मुड़ा इस साइड में वो? 12। तो अब हमको ये पहचानना है कि हाउ फार इज़ नाउ जयंत फ्रॉम X, यानी ये X से यहाँ तक का जयंत का फासला कितना है लास्ट पॉइंट तक का। तो हमने देखे कि यहाँ तक का, ये एंड पॉइंट तक का कितना हो रहा है वो 20, और लास्ट में कितना गया वो यहाँ से 12। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। तो ये कितना आएगा? इनका एडिशन करने के बाद 32 आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? 32 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 32 आंसर आएगा इसका, 32। क्वेश्चन नंबर 104 है,
लो प्रोटीन डाइट रिजल्ट इन, यानी कम प्रोटीन वाली खुराक का नतीजा होता है, या कमी प्रथिने असलेल्या आहाराने हे होऊ शकते, यानी अगर कम प्रोटीन वाली डाइट या कम प्रोटीन वाला खाना अगर खाया जाए तो जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से क्या हो सकता है, क्या सिम्टम्स है। तो लैक ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी की कमी या ऊर्जेचा अभाव, या अशक्तपणा यानी वीकनेस, कमज़ोरी, या वाढ, ग्रोथ और नमू पर भी इसका असर हो सकता है, या फिर वरील पैकी सर्व, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, या दर्ज वाला सभी। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाए या कम प्रोटीन वाली डाइट अगर हम ले तो इसकी वजह से वीकनेस भी होगा, प्लस ग्रोथ पर भी इसका असर होगा। ओके, और साथ में एनर्जी भी कैसी हो जाएंगी, लो हो जाएंगी। तो यानी ये तीनों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका असर पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 105 है, स्टडी द फॉलोइंग लेटर नंबर अरेंजमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब ये लेटर्स गिवन है, हमको इसको रीड करना है और उसके बाद ये क्वेश्चंस को हमको देखना है। इफ़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अबव अरेंजमेंट इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर फॉलोड बाय द सेकेंड हाफ रिटर्न रिवर्स ऑर्डर विच लेटर नंबर विल बी 18 फ्रॉम लेफ्ट, यानी ये जो गिवन है हमको, अगर इसको हम इसके हाफ को, यानी जितने भी हैं अगर इसका हम हाफ कर देते हैं और इसको हम रिवर्स में लिखते हैं, यानी लास्ट का पहले फिर उसके बाद जो आएगा उसको रिवर्स में लिखते हैं, और उसके बाद जो बाकी का हाफ बच जाएगा अगर उसको भी हम रिवर्स में उसके बाजू में ऐड कर देते हैं, तो लेफ़्ट से यानी इस साइड से काउंट करने के बाद 18वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर लेटर गिवन है B84C, तो ये जो टोटल लेटर ही, ये टोटल कितने हैं, 27 हैं। अब 27 ऑड नंबर है, इसका हाफ अगर हम करने जाएंगे तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा, वो 13.5 आ जाएगा। अब 13.5 अगर आ रहा है तो हम 5 को क्या कर लेते हैं, हम 5 को, जैसे कि पॉइंट के बाद आपको पता है कि पॉइंट के बाद अगर 5 या 5 से कोई भी बड़ा अगर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं। मतलब ये जो है हम इसको 13.5 की बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, 14 भी मान सकते हैं। यानी 27 के अगर हमको हाफ हाफ करने हैं तो एक तरफ हमको 14 लेना पड़ेगा और एक तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि 13.5 ऐसे तो कोई अल्फ़ाबेट के 2 टुकड़े करके हम बांट नहीं सकते। तो हमको क्या करना होगा, एक साइड में हमको 14 अल्फ़ाबेट और नंबर्स जो भी गिवन है वो लेने होंगे, और एक साइड में हमको 13 लेने होंगे, क्योंकि ये 27 गिवन है जो कि ऑड नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हाफ में हम 14 अल्फ़ाबेट को लेंगे, यानी फर्स्ट हाफ में 14 अल्फ़ाबेट कहाँ तक आते हैं, 2 तक आते हैं। तो अब हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में लिखेंगे, मतलब 2 पहले, उसके बाद A, फिर F, फिर W, फिर K, फिर D, फिर P, फिर 9, M, R, C, 4, 8 एंड B, यानी यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड हाफ में हम क्या करेंगे, जो गिवन अल्फ़ाबेट हैं, यानी जो बाकी के अल्फ़ाबेट बच गए हैं उसको उसके साथ हम उसके आगे से ज्वाइन कर देंगे, यानी उसके बाद यहाँ तक हमारा फर्स्ट हाफ हो गया था बी तक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एस से ज्वाइन करेंगे, उसको भी हम रिवर्स में लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, मतलब एस फिर जी फिर 6 फिर वाई, ऐसे हम लिखते चलेंगे। तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर हमारा ई आ जाएगा, ये कैंसिल है। तो अब हमको क्या बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि लेफ़्ट से अगर हम काउंट करते हैं तो 18 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो हम लोग काउंट करके देखते हैं लेफ़्ट से कि 18 नंबर पे कौन सा आएगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, कौन सा अल्फ़ाबेट आ रहा है 18 नंबर पर, वाई आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, वाई होगा। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर वाई गिवन है। The weight of 5 members of a family are 15 kg, 5 kg, 9 kg, 56 kg and 60 kg. Find the average weight of the family.
यानी एक ख़ानदान के 5 अफराद का वज़न, 5 अफराद जो है उनका सबका वज़न, एक का 5 है, फिर एक का 15 है, एक का 5, एक का 9 है, 56 है और 60 है। तो पूरी फैमिली का एवरेज वेट कितना होगा? तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इन सबका जितने भी नंबर्स गिवन है सबका एडिशन करेंगे और टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर हम इनका एडिशन कर लेते हैं। क्या है ये? 15 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 9 है, उसके बाद 56 है, उसके बाद क्या है 60 है। तो यहाँ पर ये कितने आ जाते हैं? 5 एंड 5 10 और ये 15 और 10 कितने हो जाएंगे? 25। 25 के 5 कैरी 2। अब ये हो जाएंगे 6 और 5 11 11 एंड ये 1 12 12 और 2 हो जाएंगे 14 145। यानी इनका टोटल वेट आ रहा है 145। और फैमिली मेम्बर कितने थे? टोटल फैमिली मेम्बर थे 5, यानी 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, कितने बच गए? 14 में से 10 गए तो 4 रिमेनिंग है। ये 4 जब हम 5 के पहले लगा देंगे तो 45 बन जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 9 ज़ा 45। तो इसका कितना आंसर आएगा? 29 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 29। क्वेश्चन नंबर 107 है। ईच क्वेश्चन हैज़ अ मेन स्टेटमेंट followed by 4 statements labeled A, B, C and D. Choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement. यानी यहाँ पर हमको 2 स्टेटमेंट गिवन है, तो ये 2 स्टेटमेंट के बीच में मतलब कौन से 2 स्टेटमेंट ऐसे हैं जो चारों में से जो लॉजिकली कंसिस्टेंट है, यानी मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक है, जो 4 जुमले दिए गए हैं। इफ़ इट्स रेन आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या है? इफ़ इट्स रेन आई विल ब्रिंग एन अम्ब्रेला, यानी अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा। इसका मतलब ऐसा हुआ, अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा। यानी तो इसका मतलब क्या हुआ? इट्स रेनिंग। अब यहाँ पर हम ऑप्शन देंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस की जोड़ी बनी है। ए बी, क्या ए बी लॉजिकली कंसिस्टेंट लग रहे हैं जुमले के हिसाब से? इट इज़ रेनिंग आई हैव बॉट एन अम्ब्रेला, यानी बारिश हो रही है इसलिए मैंने छाता लाया हूँ। या बी या डी एक दूसरे से लॉजिकली कंसिस्टेंट है। क्या है बी? आई हैव बॉट एन अम्ब्रेला, आई हैव नॉट बॉट एन अम्ब्रेला। नहीं, ये दोनों तो निगेटिव सेंटेंस हो गए, ये कनेक्टेड कैसे होंगे? देन उसके बाद क्या ऑप्शन है? अगला क्या है? सी ऑप्शन, डी एन ए। डी क्या है? यहाँ पर हम देखेंगे, मैं छतरी नहीं लाया हूँ, बारिश हो रही है। नहीं, जुमले में जबकि कह दिया गया है कि दोनों पॉजिटिव है कि अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा, तो नहीं वाला जुमला तो यहाँ पर नहीं आ सकता। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं, सी और डी। बारिश नहीं हो रही है, मैं छतरी नहीं लाया हूँ, तो निगेटिव बात यहाँ नहीं की गई है, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? नहीं होगा। तो लॉजिकली कंसिस्टेंट कौन सा है कि अगर बारिश होती है तो मैं छतरी लाऊंगा, यानी बारिश भी हो रही हैं और छतरी भी लाई जा रही हैं। तो जो लॉजिकली कंसिस्टेंट होंगे वो कौन से सेंटेंस होंगे? ए एंड बी, के बारिश हो रही है मैं छतरी ले आया हूँ। तो ये जो सेंटेंस होंगे ये इस जुमले के हिसाब से लॉजिकली कैसे होंगे? कंसिस्टेंट होंगे या मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक होंगे। क्वेश्चन नंबर 108 है। कलहारी डेजर्ट इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ, यानी जो कलहारी रेगिस्तान है वो कहाँ पर वाक़ है? कालाहारी वाळवंट हे डैश खंडामध्ये आहे। तो ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में, अफ्रीका में है। कहाँ पर आएगा इसका? अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 109 है। अंग काढून घेणे या वाक्य प्रकारचा अर्थ काय? यानी अंग काढून घेणे यानी आंग निकाल देना या अंग काढून घेणे, इसका जो मुहावरा है इसका मतलब क्या है? आंघोड़ करने यानी नहाना, जवाबदारी टाळणे यानी जो अपनी जिम्मेदारी है उसको टालना, अंगावरचा मळ काढणे यानी जो बदन पे का मैल है वो निकालना बॉडी पे का, या फिर चोरी करना। नहीं, तो इसका जो मेन मतलब होगा, उसका जो मतलब होगा वो क्या होगा? जवाबदारी टालने, यानी अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पाना या अपनी जिम्मेदारियों को टालना।
तो जवाबदारी टालने। 110 है 4, 7, 11, 18, 29, 47 डैश 123 एंड 199। तो ये सीरीज़ को हमको क्या करना है, पहचान कर कि इनमें ये जो सीरीज़ है इसको हमको क्या करना है, पैटर्न को समझना है और जो ब्लैंक पेज है यहाँ पर कौन सा आएगा हमको वो देखना है। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि सीरीज़ में कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है। तो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो हुआ वो देखिए, यहाँ पर 4, देन 4 के बाद क्या है 7, यानी इसमें क्या किया गया है +3 किया गया है। +3 करने के बाद 7 आता है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसके बाद क्या है 11 है। अब 11 को क्या किया गया है, 11 में ये 4 ऐड किया गया, 7 में ये 4 ऐड किया गया, तब जाके क्या आया उसमें 11 आया। सॉरी, तो यहाँ पर क्या किए 7 को ऐड किए 11 में, तब जाके वो क्या आया वहाँ पर 4 ऐड की, तब जाकर वहाँ पर 11 आया। उसी तरह से अगर हम आगे का देखेंगे तो अब यहाँ पे जो 11 है, 11 में फिर क्या किए उसके प्रीवियस को जो 7 है उसको ऐड किए, मतलब 7 प्लस क्या किए फिर 11, तो वो क्या आया 18। देन फिर 18 प्लस क्या किए 18 प्लस 11 की, 18 प्लस 11 करने के बाद उसके बाद क्या आ जाएगा इनका 29, ये क्या हो जाता है 18, ये क्या हो जाएगा 29। अब उसके बाद क्या करेंगे फिर 29 प्लस, उसके बाद लिए हैं 29 प्लस उसके प्रीवियस क्या है 18 लेंगे, तो ये कितना आ रहा है 47। यानी अब हमको क्या करना पड़ेगा 47 प्लस 29, यानी 47 प्लस क्या करना पड़ेगा 29 लेना पड़ेगा। तो ये कितना आएगा 16 के 6 कैरी 1, और ये हो जाएगा 4 on 2 6 6 और 1 7, ये यहाँ पर कितना आना चाहिए 76 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 76, यानी ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पर 76 आना चाहिए। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, जी हाँ 76 आ गया यहाँ पर। यानी कौन सा पैटर्न फॉलो हुआ है, एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ कि जो भी नंबर है उसका पहले का नंबर उसमें ऐड किया गया है, यानी यहाँ पर 4 से पहले अगर 3 होगा तो 4 + 3 यहाँ पर 7 किया गया। ओके, अगर हम मान लेते कि यहाँ पर पहले 3 था तो 4 + 3 हो गया 7, देन उसके बाद क्या किए फिर 4 + 7, देन फिर 7 + 11, फिर 11 + 18, देन 18 + 29, ऐसा प्रीवियस। और जो दो जो नेबर जो नंबर्स है उन दोनों का एडिशन किया गया है, जो एडजेसेंट नंबर है उनका क्या किया गया है यहाँ पर एडिशन किया गया है, तब जाके नेक्स्ट नंबर मिला है। तो इस पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है। अब ये भी जो 111 ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी मंदरजल कसरों में से बड़ी कसर तलाश करें। अब यहाँ पर इसमें ये जो फ्रैक्शन है इसका शॉर्ट ट्रिक कैसा है, पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो फ्रैक्शन है इनका हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, यानी 17/23 है, तो 70 और 23 का डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना आएगा वो 6 आएगा, कितना आता है ये इनका डिफरेंस 6 आता है। तो अब हमको क्या करना होगा कि जो इसका जो नसब शुमार कुनिंदा जो है 17, यानी जो नसब शुमार कुनिंदा उसको क्या करना पड़ेगा 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे 17 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो यह आ जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, या तो फिर हम ले लेते 6 दूनी 12, कितने बच गए 5, यानी ये हो गया 50। 6 7 यानी 6 8 48, यानी यहाँ आता है 2.8। वैसे ही हम क्या करेंगे 27 और 33 का निकालेंगे डिफरेंस, तो कितना आता है इनमें से 28 29 30 31 32 33, यहाँ पर भी 6 से डिफरेंस आता है। तो हम क्या करेंगे 27 को 6 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 8 6 चौक 24, कितने बच गए 3 बच गए, उसको 0 लगा दिए, 6 पंचे 30, यानी यहाँ पर सेकेंड वाले का आ रहा है 4.5।
अब इसका अगर 37 और 43 का डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी 6 ही आता है। 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43 कितना आता है 6, यानी 37 को 6 से डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6 का 6, 6 6 36, कितना आएगा ये 6 6 36 आएगा। अब 36 आ गया, ओनली 1 रिमेनिंग है तो वो हो जाएगा 6 का 6, तो यहाँ पर इसका आ रहा है 6.1। अब 47 और 53 में भी 6 का ही डिफरेंस आता है तो हम क्या करेंगे 47 जो है 47 को हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे। अभी हम यहाँ पे करते हैं 47 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से। 6 साते 42, 6 साते 42 के बाद क्या आता है, कितने बच गए 5 रिमेनिंग है तो 5 को 0 लगा देंगे, ये कितना हो जाएगा 50। फिर 6 साते 42, 6 8 48, मतलब यहाँ पर ये आ जाएगा 7.8। तो कौन सा बड़ा नज़र आ रहा है हमको 7.8, यानी कौन सा फ्रैक्शन कौन सी कसर सबसे बड़ी है 47.53 बड़ी है। यानी इतना जो 17/23 है, अगर 17/23 को हम डिवाइड करते जाएंगे तो 23 का टेबल हमको बनाना होगा, यहाँ पर 33 का टेबल बनाना होगा, यहाँ 43 का, यहाँ 53 का। तो ऐसा ना करते हुए हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या है वो शॉर्ट ट्रिक कि ये जो 17 और 23 है इनका डिफरेंस निकालना। कितना आता है इनका डिफरेंस 6 आता है। फिर ये 6 को क्या करना है हमको, ये जो शुमार कुनिंदा है, ये जो न्यूमरेटर है, उस न्यूमरेटर को जो इनका डिफरेंस आया उससे डिवाइड करना है। बस ये शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है तो हमारा जो जवाब है वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ओके, हाँ ये भी मैथमेटिकल रीजनिंग का लेंदी वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी मैं आपको जो मैथ्स की वीडियो बनाने वाली हूँ, जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन है उसकी जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ, ये क्वेश्चन भी हम उसी में कवर करेंगे। जो जो आसान या जो जो छोटे हैं वो क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिए। सिर्फ जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है तो वीडियो बड़ी ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन क्वेश्चन को किसी एक वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पर है क्रायोजेनिक्स इज़ डैश, मतलब क्रायोजेनिक्स क्या है, अ टाइप ऑफ टैंक है, स्टडी ऑफ मटेरियल एंड फिनोमेना एट लो टेम्परेचर, यानी कम दर्जे हरारत पर मटेरियल या मवाद का मुतालिया करना है, या स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, या रेडियो एक्टिव अनासिर का मुतालिया करना है, या नन ऑफ द अबव है। तो क्या है वो, स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड फिनोमेना एट लो टेम्परेचर, यानी कम दर्जे हरारत पर मटेरियल और मवाद का मुतालिया करना, इसको कहते हैं क्रायोजेनिक्स। ओके, क्रायोजेनिक्स कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 115 है। अब यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन पहचानना है, तब जाके हमको 64 का के साथ कौन सा नंबर आएगा वो पता चलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये तीनों के तीनों क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, तीनों के तीनों परफेक्ट स्क्वायर यानी मुरब्बा है तीनों भी। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो 49 है वो किसका है, 49 है 7 का, और 81 किसका है 9 का, यानी इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। यानी 7 के बाद बीच में 1 का डिफरेंस है। 7 के बाद बीच में क्या आना चाहिए था 8, तो 7 के बाद उन्होंने 8 को छोड़कर डायरेक्टली 9 का लिए। तो अब यहाँ पर जो 64 है ये किसका है 8 का, तो 8 के बाद क्या आता है 9, 9 के बाद क्या आता है 10, यानी 9 को हमको छोड़ना होगा, उसके बाद हमको 10 का स्क्वायर लेना होगा, मतलब यहाँ पर आना चाहिए 100। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका जवाब 100, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह की जो सीरीज़ वाले क्वेश्चन है ये पैटर्न आपको समझना होगा, हर बार एक ही पैटर्न नहीं दिया जाएगा, तो वो पैटर्न आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए आप इस टाइप के क्वेश्चंस की, ताकि जिस भी तरह के पैटर्न्स पूछे जा सकते हैं आपको उनकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। तो आप वो सारे पैटर्न्स को यहाँ पर अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर सूट हो रहा है। तो आपको इसको पैटर्न पहचानना होगा, तब जाके आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, मशरूम्स कांट मेक देयर ओन फूड बिकॉज, यानी मशरूम खुद उनकी अपनी खुराक नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर टू स्मॉल, या इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, दे लैक क्लोरोफिल, या फिर दे लैक फोटो
ट्रोपिज्म यानी इनमें फोटोट्रोपिज्म की कमी होती है, या दे लैक रूट्स टू सक वाटर यानी उनमें जड़ों की कमी होती है जिसकी वजह से वो पानी एब्जॉर्ब कर सके या सक कर सके। तो यहाँ पर क्या है, जो मशरूम में ग़िज़ा बनाने के लिए जो प्लांट होते हैं उनको ग़िज़ा बनाने के लिए यानी जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, उनको क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है। तो जब कोई अगर प्लांट ऐसा है जो अपना खुद की ग़िज़ा नहीं तैयार कर सकता तो मतलब उसमें क्या है, क्लोरोफिल की कमी है उसके अंदर। इस वजह से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो होता है, जो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए जो नबातात है वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं, तो उसमें वो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं। जो ग्रीन नबातात में, जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार कर लेते हैं। लेकिन मशरूम जो है, मशरूम में क्लोरोफिल की कमी होती है, इसलिए वो अपनी खुद की ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 117 है, फॉर द असर्शन ए एंड रीज़न आर गिवन बिलो, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। असर्शन है एडिंग सॉल्ट हेल्प इन बॉइलिंग फूड यानी नमक मिलाने से फूड को बॉयल होने में हेल्प होती है, या एडिंग सॉल्ट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या सॉल्ट मिलाने से वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो नुक्ते उबाल है, उसमें क्या होता है, इजाफा होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमको वो देखना है। फर्स्ट है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों भी करेक्ट हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी दोनों भी करेक्ट है लेकिन ए उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। यहाँ पर भी दोनों करेक्ट है और ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बता रहा है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ए करेक्ट है और आर फॉल्स है, या ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 118 है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा बयान दुरुस्त है या कोणते विधान सत्य आहे। अ लाईन सेगमेंट हॅज टू एंड पॉइंट्स, रेषाखंडाला 2 अंत्यबिंदू असतात, एक लाइन सेगमेंट के 2 इख्तितामी नुकात है, या अ लाइन सेगमेंट हैज़ नो एंड पॉइंट, रेषाखंडाला अंत्यबिंदू नसतात, या एक लाइन सेगमेंट के इख्तितामी नुकात नहीं होते हैं, या अ लाइन हैज़ 1 एंड पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट का एक इख्तितामी नुक्ता होता है, या रेषाला एक अंत्यबिंदू असतो। फोर्थ वाला ऑप्शन है अ लाइन हैज़ 2 एंड पॉइंट, एक लाइन के 2 इख्तितामी नुकात होते हैं, रेषाला 2 अंत्यबिंदू असतात। अब लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, ये 3 टाइप्स होते हैं। लाइन सेगमेंट यानी कैसा, ये हो गया लाइन सेगमेंट, यानी ये दोनों तरफ से कैसे होते हैं, पैक होता है, इसके ये एंड पॉइंट होते हैं दोनों तरफ से। और जो लाइन होती है, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, हम लाइन को दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। और जो रेज होती हैं उसको हम एक साइड से बढ़ा सकते हैं, एक साइड उसका एरो होता है, एक साइड उसका एंडिंग पॉइंट होता है, तो जिस साइड से एरो होता है उस साइड से हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो लाइन होती है, लाइन को हम दोनों तरफ से, इधर से भी बढ़ा सकते हैं और इधर से भी, लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है उसके दोनों पॉइंट फिक्स होते हैं, यानी एंड पॉइंट 2 होते हैं उसके अंदर। तो इसका क्या आ जाएगा, अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट, यानी इसको ना यहाँ से इंक्रीज कर सकते ना यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिटी इन यूरोप, खालीलपैकी कोणते युरोपमधील शहर आहे, या दर्ज झैल में से कौन सा एक शहर यूरोप में है। फर्स्ट है ब्राज़ीलिया, न्यूयॉर्क, सेकेंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है बर्लिन, और फोर्थ है बीजिंग। तो इसके लिए आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी मालूम होना चाहिए, थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज उसकी चाहिए आपको। तो इसमें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बर्लिन, यानी यूरोप में कौन सा शहर मौजूद है, बर्लिन। क्वेश्चन नंबर 120 है कि इफ़ प्लस मीन्स डैश
माइनस मीन्स इंटू, इंटू मीन्स डिवीज़न एंड डिवीज़न मीन्स प्लस। देन 10 + 5 डिवाइडेड बाय 3 - 2 + 3 इज इक्वल टू व्हाट। यानी यहाँ पर जो प्लस है उसका मतलब होगा सब्सट्रैक्ट, यानी प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब इंटू या मल्टीप्लाई, ज़र्ब का मतलब तकसीम, तकसीम का मतलब जमा। तो फिर इस इक्वेशन का क्या सोल्यूशन होगा? तो यहाँ पर क्या है 10 है। अब ज़र्ब का मतलब क्या है? ज़र्ब का मतलब है तकसीम, तो यहाँ पर तकसीम आ जाएगा। उसके बाद क्या है 5, 5 के बाद क्या है यहाँ पर तकसीम है। तकसीम का मतलब क्या है? यहाँ पर दिया हुआ है तकसीम का मतलब है जमा, तो यहाँ पर आ जाएगा जमा। 3 है। माइनस का मतलब क्या है? माइनस का मतलब है ज़र्ब, यहाँ पर गिवन है माइनस का मतलब है ज़र्ब, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़र्ब। उसके बाद क्या है 2 है। देन प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा -3, मतलब ये ऐसे चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जमा, तफरीक, ज़र्ब, तकसीम तीनों भी अमल है, तो यहाँ पर हमको बॉड मास का रूल इस्तेमाल करना है। कौन सा रूल का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर? बॉड मास का, यानी सबसे पहले ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन, यानी पहले हमको तकसीम करनी होगी। तो पहले तकसीम 10 और 5 की होगी, तो जब 10 को 5 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 + 3, यह आ जाएगा 3 × 2 - 3। अब यहाँ पर हम इसके बाद डिवीज़न हो गया, उसके बाद क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई यानी ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, तो ये हो जाएगा 2 + 6 - 3। क्या आया था हमारा लास्ट में? 2 + 6 - 3, ये बच गया था। तो बॉड मास के रूल के हिसाब से हम लोगों ने क्या, बॉड मास के रूल से डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब एडिशन पहले करना है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन, यानी 2 + 6 कितने हो जाएंगे? अगर हम 2 + 6 करें तो इसका कितना हो जाएगा? 2 और 6 कितने होते हैं? 8, 8 - 3। अब 8 में से अगर 3 हम निकाल देते तो कितना बचता है? 5, यानी हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर? 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 5 होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करके बता दूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 121 है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी दिलेल्या पर्यायमधून वेगळे ते बाहेर काढा, दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश करो। यहाँ पर गिवन है फर्स्ट है 3, देन 4, देन 5, देन है 9। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 3, 5 और 9 ये क्या है? ऑड नंबर है। क्या है ये? ऑड नंबर है। और जो 4 है, 4 क्या है? ये इवन नंबर है। 4 क्या है? इवन नंबर है। तो इसमें से कौन सा अलग हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि वो इवन नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 122 है, 122, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन हिमालयाज आर इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर विजिबिलिटी इन स्नो, कोर्सेस ऑफ एक्शन, डिस्करेज यूज़ ऑफ वाइट व्हीकल्स ड्यूरिंग स्नोफॉल, मतलब क्या इसके लिए जो वाइट व्हीकल्स है वो स्नोफॉल के टाइम पर उनको रोक देना चाहिए वहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए, या बैन ऑल व्हीकल्स एक्सेप्ट रेड फ्रॉम एंटरिंग हिमालयाज, या सभी व्हीकल्स को बैन कर देना चाहिए, सिर्फ रेड को एंट्री देनी चाहिए हिमालय के अंदर। अब इसका उर्दू में देख लेते हैं। बर्फ़बारी में हद नज़र कम होने की वजह से हिमालय में ट्रैफिक हादसात की तादाद बढ़ रही है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब इसके लिए क्या सोल्यूशन निकालना चाहिए? बर्फ़बारी के दौरान सफ़ेद गाड़ियाँ इस्तेमाल करने की हौसला शिकनी करना चाहिए, मीन्स सफ़ेद गाड़ियों को मना करना चाहिए, रोकना चाहिए। ये हिमालय में लाल रंग के अलावा बाकी तमाम गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दे, मतलब सिर्फ रेड जो गाड़ियाँ हैं सिर्फ उनको ही जाने की परमिशन दी जाए, बाकी पर रोक लगा दी जाए। तो क्या करेक्ट हो सकता है? ओनली वन फॉलो, मतलब सिर्फ एक ही, क्या सिर्फ जो वाइट सफ़ेद गाड़ियाँ हैं उनको रोक दें, या ओनली 2 फॉलोज यानी सिर्फ रेड गाड़ियों को जाने दे, या ईदर 1 और 2 यानी दोनों में से कोई एक लागू होगा, या फिर नीदर 1 नॉर 2। तो यहाँ पर जो है सिर्फ फर्स्ट लागू होगा कि सिर्फ अगर सफ़ेद वाइट गाड़ियों को अगर रोक दिया जाए
तो क्या होगा, जो एक्सीडेंट है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि जो वाइट जो है, स्नो भी कैसा होता है, वाइट होता है। तो वाइट गाड़ियों के ऊपर स्नो आ जाने की वजह से वो जो सामने होते हैं, सामने की व्हीकल्स में जो होते हैं उनको सही तरीके से नज़र नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी विजन कम होता है बर्फ़बारी की वजह से, सही तरीके से नहीं दिख पाता है। और वाइट व्हीकल्स, वाइट गाड़ियाँ होने की वजह से, उस पर बर्फ़ गिरने की वजह से वो और भी नज़र नहीं आती बर्फ़ानी इलाकों में या स्नोफॉल वाले इलाकों में। हिमालयाज़ के अंदर जब स्नोफॉल होता है तो इसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकता है। तो सिर्फ अगर वाइट गाड़ियों की पाबंदी लगा दी जाए, उनको रोक दिया जाए, तो एक्सीडेंट कुछ हद तक कम हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगे, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरी हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।